नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे भजनलाल सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की। बातचीत करेंगे, कैबिनेट ने फैसले लिए हैं, उपचुनाव से पहले ये फैसले कई मायनों में अहम माने जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष। सबसे पहले करणवीर सिंह जी, उपचुनाव से पहले कैबिनेट का फैसला और कैबिनेट ने कर्मचारियों को लुभाने का प्रयास किया है, ग्रेच्युटी का बेनिफिट देने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ किसानों को भी इसमें समायोजित करने की कोशिश की गई है, उनको भी बेनिफिट देने का इस कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया है। इसके अलावा बात करें बिजली को लेकर के आत्मनिर्भरता की बातें की जा रही है। क्या कुछ कैबिनेट के फैसले जो हैं उनको लेकर के विपक्ष का क्या रुख है? आशीष जी, आप कह रहे हैं कि कर्मचारियों को लेकर फैसला किया गया है। कर्मचारियों के लिए ये तो थोड़ी राहत की खबर है क्योंकि ग्रेजुएटी की बात होने लगी है, पर कर्मचारी गलफत में है कि वो एनपीएस में है, यूपीएस में है या ओल्ड पेंशन स्कीम वहां लागू होने वाली है। ये लगातार इस तरह का दावा बना के रखा है इन्होंने। 40,000 करोड़ रुपए। सीधा सीधा सवाल है मेरा तो भजनलाल सरकार से, कर्मचारियों का जो परिवार है उनके जो 40,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के यहाँ अंशदान अटका हुआ है वो कब तक रिलीव करा पाएंगे भजनलाल जी, ये बताइए। अब तो इंजन भी डबल हो गए इनको कहने के लिए, पर उस डबल इंजन से कितना काम होता है ये देखने वाली बात है। आपने बात की बिजली की, बिजली के लिए भी इन्होंने प्रदेश के जो उपभोक्ता है उनके साथ धोखा किया है, वही जुमलों वाली बात की है, पीठ में खंजर घोंपने का काम किया आशीष जी। 10% स्थायी शुल्क इन्होंने बढ़ा दिया। अस्थायी भार के ऊपर जो स्वैच्छिक भार है उसके की जो इस पे जो पेनल्टी थी उसको 30 रुपए प्रति किलोवाट से 60 रुपए प्रति किलो 60 रुपए बढ़ा दिया, उसको भी डबल करने का काम कर दिया। लगातार प्रदेश की जनता से लगातार वादा खिलाफी, झूठे वादे, चाहे वो महंगाई के मामले में देख लीजिए, चाहे वो बिजली के मामले में देख लीजिए, चाहे पानी के मामले में देख लीजिए, लगातार इन्होंने झूठे वादे किए हैं और अभी भी परस्पर वो जारी है। बात तो बड़े बड़े दावों की करते हैं, पर मैं तो इनसे कह रहा हूं कैबिनेट की मीटिंग भी होती है, पर क्या कैबिनेट तो पूरी है? आपदा प्रबंधन के जो इनके मंत्री है, क्या उनकी घर वापसी होने वाली है? राजस्थान की जनता बार बार भजनलाल की सरकार से ये सवाल पूछ रही है कि सरकार में स्थिरता लाइए। राजस्थान की जनता को लग नहीं रहा है कि सरकार स्थिर है या नहीं। आप देख रहे हैं प्रदेश के अंदर आज हमारे एमएलए जो चीफ व्हिप है, जो विपक्ष के, उनके ऊपर हमला कर दिया गया। बताइए, जब जनप्रतिनिधि प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर हाथापाई कर दी रफी खान के ऊपर, वो सुरक्षित नहीं है तो आमजन कैसे सुरक्षित होगा? जोधपुर के अंदर बेटी के साथ किस तरह की का अत्याचार हुआ, दुष्कर्म हुआ, वो लगातार भजनलाल की सरकार के ऊपर उनके कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाता है। प्रदेश के तमाम हिस्सों से लगातार बलात्कार की खबरें आ रही है, महिला शोषण की खबरें आ रही है, दुराचार की खबरें आ रही है, दुष्कर्म की खबरें आ रही है। स्वयं सरकार मान चुकी है कि पिछले 8-9 महीनों के अंदर 20 से 22 हजार केस दुष्कर्म के, शोषण के, अत्याचार के दर्ज हो चुके हैं। ठीक है सुमित जी, जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है, करणवीर सिंह जी ने कहा है कि पेंशन को लेकर गफलत का माहौल है, ओपीएस है, यूपीएस है, कौन सी पेंशन स्कीम में कर्मचारी है, अंशदान अटका पड़ा है, डबल इंजन की सरकार है, अब भी कर्मचारियों को क्लेरिफिकेशन नहीं मिल पाया है। देखिए कि भजनलाल जी सरकार को बिल्कुल सबसे पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है कि पारदर्शिता, एक पारदर्शिता शब्द ऐसा है कि जो सबके सामने आएगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में। आप देखिए कि पूर्व सरकार की मैं बात करूं तो ये बिजली की बात कर रहे हैं तो पिछली बार इन्होंने अशोक गहलोत जी की सरकार में 17 रुपए यूनिट तक की बिजली इन्होंने खरीदी थी। और गुजरात से जब इन्होंने ये इस तरीके के ये बिल्कुल जब समझौते किए तो जब पीक गर्मी होती है, मई जून का महीना होता है, उस समय इन्होंने बिजली वापसी देने की बात कही थी। आप देखिए कि एक तो गड्ढा, मेरा निवेदन है कि आप सुनिए, आदरणीय जवाब ले लीजिए, फिर आप सबसे पहले मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है। बिल्कुल मैं निवेदन कर रहा हूं कि 17 रुपए यूनिट में इन्होंने बिजली ली थी और जनता को फ्री की जुमलेबाजी जो ये कर रहे थे, लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? मैं एक समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो राजस्थान की जनता को एक परिवार मान के काम कर रहे हैं, आप छोटे से परिवार की बानगी भी उठाएंगे तो देखिए कि कितने दिनों तक कर्जा लेकर के एक पिताजी अपना परिवार चला सकते हैं। मैं समझता हूं कि व्यवस्थाएं ऐसी बनानी चाहिए जो शुरुआत में चाहे अपन को कुछ सुविधाओं में हो सकता है थोड़ी सी असुविधा हो, थोड़ी सी महंगाई लगे, लेकिन उसका भविष्य निश्चित रूप से
अच्छा होने वाला है। वह आप देखिए पारदर्शिता के साथ में आत्मनिर्भर बनने की हम बात कर रहे हैं। हम पिछले 10 वर्षों से केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो भारत विकसित कैसे बनेगा? और परिणाम आपने देखे भी, क्योंकि भजनलाल जी सरकार को बिल्कुल 8 महीने हुए हैं, लेकिन आपने परिणाम देखे। और मैं केंद्र की बात करूं तो जो अर्थव्यवस्था हमारी 11वें स्थान पर हुआ करती थी, आज वो 5वें स्थान पर आई। तो ये परिणाम सामने है। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा जनता को कि 8 महीने हुए हैं और आपको परिणाम दिखने लगे हैं। निश्चित रूप से आप 12 महीने होते होते परिणाम आपको दिखेंगे। आप जैसा बोल रहे हैं कि अत्याचार की बात बता रहे थे, मैं सब चीजों पे आ रहा हूं, मैं सब चीजों पे आ रहा हूं। आप अनुशासित रूप से आप जब बोल रहे थे, जब आप बोलने दीजिए, मेरा निवेदन ये है, बिल्कुल आपका टर्म आएगा, आप बोलिए। मैं निवेदन कर रहा था, ये बच्चों की दुष्कर्म की बात कर रहे हैं। आप देखिए कहीं पे भी जिस प्रकार के कहीं भी अपराध होते हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि उस अपराध करने वाले को उसको दंड देना। ऐसा नहीं है अशोक गहलोत जी की सरकार में जो चल रहा था कि उनको और प्रोत्साहित किया जा रहा था, बल्कि उनको दंड देने की जगह वहां मानदेय दिया जा रहा था। इस प्रकार से नहीं है भजनलाल जी की सरकार। चाहे आप पेपर लीक माफियाओं को देख लीजिए कि लगातार किस प्रकार से उनको बुलडोजर और कैसे युवाओं के साथ जो कुठारघात किया था कांग्रेस की सत्ता ने, आज भजनलाल जी आते ही बिल्कुल सभी लोगों को एक आत्मविश्वास जागा है, युवाओं में, महिलाओं में। इसी प्रकार जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि जो अत्याचार के मामले हो रहे हैं, आप देखिए कि अभी जो मामला हुआ उदयपुर का, आप देखिए वहां बुलडोजर चला, बिल्कुल वहां पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है। आप माननीय हमारे एंकर महोदय ने अभी कहा था कि भाई ये ग्रेचुइटी बढ़ा रहे हैं, उपचुनाव आने वाले हैं, तो ये लोक लुभावन नहीं है। हमारा लोक लुभावन बिल्कुल भी नहीं है। जो जिसको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में मिल रहा है। लेकिन आप दूसरी ओर देखेंगे जम्मू कश्मीर का चुनाव, कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के नेता जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की यदि जम्मू कश्मीर में अगर सत्ता आती है तो आतंकवादियों को जेल से छुड़ाया जाएगा, उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो मानसिकता व्यक्ति की प्रदर्शित बिल्कुल निश्चित रूप से होती है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, राजस्थान में कहावत है, घी खा पागड़ी राकर घी खा। ऐसा घी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान लगातार नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आप देखेंगे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि बिजली के लिए हमने अभी बिल्कुल जमीन सैंक्शन की है, सौर ऊर्जा के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लक्ष्य को, क्योंकि कोई भी चीज हवाई नहीं की जा रही। 2027 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजस्थान बिल्कुल बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। ना हम किसी राज्य पर डिपेंड होंगे और बिल्कुल ऐसे सुखद परिणाम आएंगे, क्योंकि पिछली सरकार में अशोक गहलोत जी ने इतना गड्ढा करके गए हैं, इतना कर्जा दे करके गए हैं, तो इनको तो लग रहा था हम किसी प्रकार से घी बांटे, मोबाइल बांटे, जो भी XYZ किट बांटे। लेकिन जनता भोली जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है और अब जनता बिल्कुल समझदार होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि आज एक बाड़मेर का लाल शहीद हुआ है। आप देखिए एक तरफ ये आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सैनिकों के हित की बात करती है। और आज अग्निवीर सैनिकों का हित है क्या? आज भी अग्निवीर सैनिकों का हित है क्या? आप कैसे बिल्कुल मार गिराया है। देश के हित की बात करते हैं, बिल्कुल बोल रही है। अगर आप सैनिक के हित की बात कर रहे हैं, निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में और बिल्कुल वही पुराना पैकेज क्यों नहीं मिल रहा? किसानों के हित में, गरीबों के हित में लगातार देश के अनुशासन से कार्य नहीं करता है। अनुशासन के साथ में आत्मनिर्भरता बोलिए ना, अग्निवीर पे बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सुमित जी मुद्दे पे बात करते हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं और राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, डिपेंडेंसी खत्म की जा रही है। कांग्रेस सरकार ने 17 रुपए यूनिट में बिजली खरीद ली, वो कर्जा जनता के ऊपर लाद दिया गया, वो कर्जा आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्यों नहीं दिख रहा है? ये अतिरिक्त भार के रूप में जो सरचार्ज लगाए जा रहे हैं, जो बिलों में जोड़े जा रहे हैं, वो क्यों नहीं रुक रहे हैं? अगर आप जनता को बेनिफिट देना चाह रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, बिजली का प्रोडक्शन आपके पास में होने की दिशा में कदम आप बढ़ा रहे हैं, तो ये जो वसूली है वो वसूली क्यों हो रही है?
बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि किसी अपन एक फॉर एग्जांपल एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि किसी व्यक्ति पर अगर 100 रुपए का कर्जा है और आमदनी 50 रुपए या 40 रुपए है, तो 40 रुपए आमदनी जब तक 100 रुपए पर पहुंचेगी कि उसको 2.5 महीने लगने वाले हैं। अगर 40 रुपए उसको आमदनी मिल रही है 1 महीने की, तो 40 रुपए से 2.5 महीने, तो जो समय लगने वाला है वो निश्चित रूप से जनता से ही आएगा और जनता के लिए। आपने पूर्व में देखा होगा कि जीएसटी का पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता में जब इन लोगों ने विपक्ष में रहे तो कितना विरोध किया था, लेकिन आज जीएसटी के चलते देश बिल्कुल आप अर्थव्यवस्था को देखेंगे, परिणाम देखेंगे। मैं समझता हूं समय जरूर लगता है लेकिन परिणाम सुखद होते हैं और राजस्थान की जनता इस बात को जानती भी है। अच्छा, परिणाम कैसे रहे? 2023 में आपने देखा कि इन्होंने फ्री की जुमलेबाजी दुनिया भर की करी, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नकारा गया। क्यों नकारा गया? क्योंकि जनता समझदार है। ये सोच रहे हैं कि जनता को हम किसी प्रकार से मूर्ख बना देंगे, चाहे वो राज्य में हो केंद्र में हो। लेकिन ये 99 के फेर में जो पड़े हुए हैं, राजस्थान में भी 99 लेके आए थे और केंद्र में भी 99, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। और निश्चित रूप से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान भी लगातार नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चलिए सुमित जी, आपने जवाब दिया, आपकी बात पर हम जवाब लेंगे करणवीर जी से, लेकिन यहां पर रुकेंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी ने जिस प्रकार से आरोप लगाया पूर्ववर्ती सरकार पर, महंगी दरों पर बिजली खरीदी, प्रदेश को कर्जे में डाला। करणवीर जी, जिस प्रकार से सुमित जी अभी आरोप लगा रहे थे कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है राजस्थान को अब किसी प्रदेश से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पिछले सरकार ने जो एग्रीमेंट किए, जो वादे किए थे, जनता को देना क्या था और पड़ोसी राज्यों को लौटाना क्या था, इन सब में गफलत देखने को मिली, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आशीष जी, इन आरोपों का जवाब मैं तो कुछ शरणागत में देना चाहूंगा कि वो मौसमों पर उछालते हैं सवाल कितने, वो मौसमों पर उछालते हैं सवाल कितने। कभी यूं तो हो कि आसमां से जवाब बरसे, कभी तो अपनी जिम्मेदारी लीजिए। लगातार जब इनकी केंद्र सरकार से सवाल पूछ लीजिए, नेहरू जी ने नहीं किया, पिछली सरकार ने किया। अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो कुर्सी तो है, जनाजा थोड़ी कि उठ नहीं सकते, उतर जाइए कुर्सी से। अगर आप राजस्थान की जनता को और राजस्थान के शासन को नहीं संभाल सकते, राजस्थान की जनता के साथ बराबर, चाहे बिजली में हो, पानी में हो, लगातार ये ठगी कर रहे हैं। उनसे जिस तरह के वादे किए हैं उनके ऊपर ये कतई अमल करने की कोशिश नहीं कर रहे। लूट मचा रखी है, लूट। किस तरीके से अभी इन्होंने कहा स्वैच्छिक वृद्धि भार के अंदर इन्होंने पेनल्टी 30 रुपए से 60 रुपए कर दी, वहां भी ये कहेंगे कि उनको इन्होंने रेट बढ़ा दी थी। अरे कांग्रेस सरकार तो 5,791,00,000 रुपए का अनुदान भी दिया करती थी, वो क्यों भूल जाते हैं आप? ये देश की प्रदेश की जनता को ही दिया करता था। जो 200 रुपए यूनिट जो जिसके अंदर छूट मिल के आती थी वो भी राजस्थान की जनता ही लेके आती थी। जो किसानों को 2000 यूनिट मिलती थी वो भी किसानों की बेहतरी के लिए, हित के लिए दी जाती थी। पानी के अंदर लगातार आप जल निगम विभाग बनाना चाह रहे हैं आशीष जी, ये विभाग किस लिए बनाना चाह रहे हैं? लूट बराबर कर दी जाए, उसको पब्लिक एंड प्राइवेट उसमें दी जा रही है। जब इनको पता है कि बिजली विभाग घाटे में है, जिस घाटे की लगातार ये बात कर रहे हैं, उस घाटे के अंदर ये जेजेएम जो सरकारी जल बोर्ड है उसको निगम बनाना चाह रहे हैं, और जो जेजेएम और पेयजल के प्रोजेक्ट है वो भी उसी के अंदर लाना चाह रहे हैं, ताकि ये भ्रष्टाचार की अपनी जो इनकी गंगा है वो बहाते रहे। चाहे खनन के मामले में देख लीजिए, चाहे अपराध के मामले में देखिए, चाहे कानून। सुमित जी, जिम्मेदारी एक मिनट आशीष जी, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए। मैं इनसे फिर से पूछ रहा हूं, हमारे चीफ व्हिप, कांग्रेस विपक्ष दल के चीफ व्हिप पर हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। क्या देश का प्रतिनिधि आज, क्या प्रदेश का प्रतिनिधि आज शहर की सड़कों पर सुरक्षित है या नहीं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश की बच्चियां, युवाएं, महिलाएं, आदिवासी, दलित, सब पर अत्याचार हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भजनलाल की सरकार को इन सबके जवाब देने होंगे। ठीक है सुमित जी, जवाब तो मेरा सबसे पहले मानना तो ये है कि जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसी ही बातें करते हैं। ये अनुदान की बात कर रहे थे, इनको ये पूछिए सबसे पहले कि कांग्रेस अगर अनुदान दे रही थी, वो अनुदान आया कहां से? भाई जनता का पैसा है, जनता के लिए लगाया जाता है, तो अनुदान आपने नहीं दिया, वो जनता बिल्कुल जनता से आता है और जनता के लिए लगता है। और आप कुर्सी की बात कर रहे हैं, कुर्सी से उतर जाइए और बैठ जाइए। आप जब ये बात करते हैं, जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है, आप कहते हैं पिछली सरकार ने ये नहीं किया, कर रहा हूं वो नहीं किया, जनता नेहरू जी की सरकार ने ये नहीं किया, पुराने समय। अरे आप भी तो सरकार में हैं, कुर्सी पे नरेंद्र मोदी 10 साल से सत्ता में, जवाबदेही तो आपकी बनती है। जवाब तो देने दीजिए, जवाब देने दीजिए सुमित जी। मैंने फिर दोबारा बोल रहा हूं कि अनुशासित रूप से हमको यहाँ पे बिल्कुल अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। आप बिल्कुल अपनी बात रख रहे हैं, मेरे को भी अपनी
अपनी बात रखने दीजिए। मेरा निवेदन यह है कि आप कह रहे हैं कि अनुदान जनता से आता है और बिल्कुल जनता के लिए होता है। आप कुर्सी की बात कर रहे हैं तो कुर्सी पे तो ये बताइए, कुर्सी पे किसी के कहने से ना तो वो व्यक्ति बैठता है और ना किसी के कहने से उतर जाता है। और कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किए थे, कुर्सी पे तो जनता बैठाती है और बिल्कुल 115 सीटों के साथ में पूर्ण बहुमत के साथ में जनता ने हमारे को समर्थन दिया था। और राजस्थान में, और यहाँ परिवारवाद नहीं है, आप बोल रहे पूर्व की बातें, तो बुराइयां इतनी है कांग्रेस में, तो बुराइयां करनी पड़ती है भाई। यहाँ एक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक सामान्य परिवार का कार्यकर्ता, जो एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता रहे, सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री बनने का सफर, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। एक चाय वाले प्रधानमंत्री बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आईसीसी का चेयरपर्सन, गांधी परिवार नहीं चलता, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चाहे कुछ भी हो, सत्ता लेनी है, देश बर्बाद होता हो तो होए। इनकी ऐसी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ये अनुशासित पार्टी है। और आप पानी की बात कर रहे हैं, आईसीसी के चेयरपर्सन बने हुए हैं, तो 5 साल राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में रही। आपने ईआरसीपी के लिए क्या किया? आपने क्या किया? थे कांग्रेस, आपने क्या किया? आप देख, बिल्कुल आप ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, हरियाणा से क्या साइन करके आए से, बिल्कुल पारदर्शिता की बात करते हो ना, निवेदन कर रहा हूं, पारदर्शिता की बात करते हो आप ये बताइए क्या साइन करके आए, क्या समझौता हुआ है, बताइए हरियाणा से क्या समझौता हुआ है? पानी, बिजली और हर क्षेत्र में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2027 तक निश्चित ही राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा। उसके लिए वैसे कार्य करने होते हैं। और ये जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं, जिसके दिमाग में जैसी बातें होती है, क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ सत्ता मतलब भ्रष्टाचार, अपने आप को फला फूलना, जनता से कोई मतलब नहीं। इसलिए इनको लगातार दुष्परिणाम भी उसके मिलते रहे। देखिए, परिणाम कोई पार्टी नहीं देती, परिणाम जनता देती है, जो जनता ने आपको दिया। एक बार 21 सीटों के साथ दिया, इस बार ऐसी सीटों से दिया, और सारे पूरे देश में मिलकर के भी आपने सारे प्रयास किए ले 99 के फेर से आप छूट नहीं पाए। तो मेरा निवेदन है कि बिल्कुल अनुशासन के साथ में कार्य कीजिए, जनता के हित में कीजिए, गलत बात मत करिए। चलिए सुमित जी, कार्य तो आपको करना है, सत्ता आपके हाथ में, आपकी पार्टी के हाथ में है। चलते चलते चर्चा करेंगे उपचुनाव को लेकर। आप दोनों से मैं चाहूंगा कि उपचुनाव को लेकर कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं, क्या ये फैसले उपचुनाव में आपकी जीत में साथ देंगे आपका, या फिर करणवीर जी, ये जो अभी वादे किए गए हैं, जो फैसले लिए गए हैं, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, कर्मचारियों के लिए किया हो या फिर किसानों के लिए किया हो या फिर बिजली की आत्मनिर्भरता की बात की गई हो, ये सारे फैसले क्या उपचुनाव में बीजेपी को बढ़त दिलाएंगे? करणवीर जी। आशीष जी, किस तरह के फैसले लिए गए? मैं आपको डिबेट के शुरुआत में बता चुका हूं कि 4 लाख कुछ परिवार है कर्मचारियों के, वो आज भी गलफत में है कि हम एनपीएस में है, यूपीएस में है, ओल्ड पेंशन स्कीम रहेगी नहीं रहेगी, उनका स्पष्टीकरण तो आना चाहिए। कोरी घोषणाएं हैं, अगर उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन आता, 40,000 करोड़ उन लोगों का, परिवारों का केंद्र सरकार लगातार दबा के बैठी है, उनको जारी किया जाए, उनको छोड़ा जाए, तब तो मालूम चले उनको कि उनको जाना कहां है। और लगातार जो कर्मचारी संगठन है वो भी इसके लिए आंदोलन आपके अनुसार उपचुनाव के अंदर, बिल्कुल उपचुनाव के अंदर आपके अनुसार गफलत में है ना, आपके अनुसार गफलत में है, तो इसका नुकसान होगा ना बीजेपी को? फिर होगा, बिल्कुल। बेरोजगारी, अपराध, शासन प्रशासन, जो जिस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं आपके सामने, उन सभी का सामना भारतीय जनता पार्टी को करेगा। एक झूठ, वो कहते हैं ना, एक मारवाड़ी में कहावत बता रहे थे, तो एक मारवाड़ी में कहावत श्रीमाली जी, काट के अंडी बार बार कुंचट है। अब काले फुटबॉल तय है ये उपचुनाव में, मान लेना, क्योंकि ये हमेशा आपका रिकॉर्ड रहा है। झूठ बोल के आपने सत्ता हासिल की है, पर उपचुनाव में जनता ने आपको फिर से आईना दिखाया है। इसके लिए आप 4-5 महीने पहले ही, हमें अभी लोकसभा चुनाव के आप परिणाम देख सकते हो, 11 सीटें। वो तमाचा ये आपकी किस तरह आपने झूठा, सुन लीजिए, तीसरी बार सत्ता आई है, ये काट की आंटी कैसे चढ़ गई? अजी वो तो कर्म करने पर चढ़ी थी। नरेंद्र मोदी जी 10 लाख वोटों से स्वीकार करते थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्य को तो स्वीकार कर लिया, मतलब आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश विकास कर रहा है, उसको आपने स्वीकार किया। काट की हांडी बिल्कुल नहीं चढ़ती। जब तो 2023 में अशोक गहलोत जी को कुर्सी से जनता ने उतार दिया था। बिल्कुल काट की आंटी नहीं चढ़ती, क्योंकि गलत कार्य करने वालों को जनता बिल्कुल उतार देती है। रोजगार में जवाब देंगे, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बिजली की रेट में जवाब लीक याद है क्या? चिकित्सा में जवाब देंगे, बेरोजगार में जवाब देंगे,
नंबर 1 पेपर राज्य बन लीक गया में था भी राजस्थान, लीड ही पेपर और लीक है, आज लीड भजन पेपर लाल जी लीक के नहीं, क्षेत्र भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी के आने लिए। पर आप उन पर ये मुझे कार्रवाई बताइए की जा रही है कि पेपर और लीक के- लगातार सुन देश लीजिए विदेशों महाराज, में सुन छुपे हुए लीजिए महाराज, कार्यकर्ता पेपर जो लीक- इनके पेपर लीक लगातार हुआ, थे, पेपर उसके लीक- अंदर अरे उनको सुन सजा लीजिए दिलवाई महाराज, जा रही है, आ रहा हूं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप पेपर लीक आप पे जा रहा हूं, देखिए मैं तो कि कह रहा हूं जैसे पेपर लीक पे अपराधी जा रहा हूं। जो अपराधियों को लगातार उनको सुन तो दंड दिया लीजिए, जा रहा है, थोड़ा ये मात्रा भारतीय रखिए जनता सुनने पार्टी का। की शक्ति है। आप शक्ति नीट में भी दिखाइए ना, हर जगह नीट झूठ में भी तो दिखाइए। आप बोल रहे थे राजस्थान कि के अलावा भी झूठ और राज्य इन्होंने कितने बोला राज्यों में आपने कि पेपर लीक के अंदर भारतीय के ऊपर जनता प्रभावी कानून पार्टी बनाया। 400 ये तो भला हो सीट अशोक है, गहलोत सरकार का तो आरक्षण कि राजस्थान खत्म के कर छात्रों को देगी। पेपर लीक के ऊपर ध्यान आकर्षित माननीय किया, मुख्यमंत्री भजनलाल कानून शर्मा बनाया, जी ने उम्र कैद की सजा का प्रावधान आरक्षण किया। के लिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण विरोधी रही नहीं, जिसको अब आरक्षण से आवश्यकता आगे है आप उसको मुद्दे पे आइए आरक्षण ना। मिलेगा। ठीक है, झूठ तो मैं जो कांग्रेस ने सवाल बोला आप दोनों था। से कर रहा हूं, मैं जो जी। सवाल आप दोनों से कर रहा हूं, जी। सवाल का आपसे पिन पॉइंट में आंसर चाहता हूं। उपचुनाव में आप दोनों पार्टियां जा रहे हैं और जिस प्रकार से फैसले लिए जा रहे हैं, सरकार का कामकाज जनता ने देखा है, तो क्या रिपोर्ट कार्ड के रूप में उपचुनाव का जो परिणाम होगा उस परिणाम को माना जाए कि जनता कितनी संतुष्ट है और कितनी संतुष्ट नहीं है? करणवीर जी। रिपोर्ट कार्ड आशीष जी नीलबट्टा सन्नाटा है, करने के लिए गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। तो आप उपचुनाव में लगातार क्लीन स्वीप राधा करेंगे? मोहन जी जिस भी प्रदेश जिस भी उपचुनाव की सीट पे जा रहे हैं उसका विरोध आपको स्पष्ट बताता है। कल भी उन्होंने अपने बचाव के लिए सचिन पायलट के ऊपर आरोप लगाए हैं, पर उनको सोचना चाहिए कि जैसी करनी वैसी भरनी, झूठ बोल ठीक के है, आप क्लीन आए थे स्वीप की जनता बात से। करते हैं क्या आप? जी साहब, क्लीन स्वीप हो जाएगा क्या? बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा। सुमित जी। आप देखिए, निश्चित रूप से जैसा जनता ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को 2023 में और पूर्ण बहुमत की सत्ता आई है, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप चाहे युवाओं के लिए देख लीजिए, रोजगार के लिए देख लीजिए, महिलाओं को सम्मान के दृष्टिकोण से देख लीजिए, किसानों के सम्मान निधि को बढ़ा करके देख लीजिए, हर दृष्टिकोण से आत्मनिर्भरता की ओर जो हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, इनको सबको लेकर के जनता बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में समझ रही है, और निश्चित ही हम उपचुनाव में बहुत अच्छा सकारात्मक भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम आएंगे, और हमारे इन विकास के कदम में निश्चित रूप से 2 कदम और बढ़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2027 तक राजस्थान भी, जैसा देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है वैसा राजस्थान भी निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, और बिल्कुल हम सभी सीटें जीतेंगे। जी बिल्कुल। आज के एजेंडा में इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित